सिंगल हो तो भाई हमेशा रोमांस करते रहो। इतना मत करो। अरे बच्चे हो क्या है, रोमांस करते हैं आज। हो गया भाई। गुच्चू गुच्चू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आपने पहली वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है, बट ये भी जरूरी है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका नाम है फैमिली व्लॉगिंग इंडस्ट्री, और स्पेसिफिकली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक फैमिली व्लॉगिंग में अगर फीमेल मौजूद हो तो उसके व्यूज 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है। तो मेल व्लॉगर के सोलो व्लॉग में तकरीबन 50,000 तक के व्यूज आ जाते हैं, और अगर उसी के अंदर अम्मा ऐड हो जाएं बिकने वाली मैच लीड कर दो उनकी मां, और अगर आप बहन या बीवी को डाल दें तो फिर तो 500K तक भी चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा है क्यों। दरअसल सोसाइटी में एक अनहेल्दी क्यूरियोसिटी है कि लोगों के घरों में आजकल हो क्या रहा है, और स्पेशली लोग चाहते हैं एक दूसरे के घर में झांकना, और वो उनको फैमिली व्लॉगिंग के जरिए बआसानी दस्तयाब है। और उससे भी ज्यादा लोग औरतों की जिंदगियों में झांकना चाहते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और मजे की बात, व्लॉगर्स ये बात जानते भी हैं कि उनका धंधा इसी तरीके से चल रहा है, पैसा ही पैसा होगा, और वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कंसेंट का। क्या फीमेल फैमिली मेंबर ने जेन्युइनली कंसेंट दिया। अब आपको फैमिली व्लॉगिंग देख के तो लगता होगा कि किसी भी औरत को क्या प्रॉब्लम होगी। इसे कंसेंट नहीं कहते, इसे तो कहते हैं छिनालगिरी कहते हैं। हाँ, इसे तो कहते हैं प्रेशर। कंसेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से, किसी भी प्रेशर के बगैर और पूरी जानकारी के साथ। लेकिन हकीकत में आखिर होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। अगर कोई व्लॉगर अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, व्यूअर्स आपको देखना चाहते हैं, मेरे चैनल की ग्रोथ का सवाल है, तो किसकी माँ मना करेगी, और वो इमोशनल होके हाँ भी कर देती है। तो ये कंसेंट हुआ या इमोशनल ब्लैकमेल। और जब घर में पैसे ही व्लॉगिंग से आ रहे हो तो फिर कौन क्या कुछ बोलता है। इनको लाइक करता है, इनकी पोस्ट पे उनको लानत है, और जो वीडियो बनानी है उसको जाहिर कर रही, उससे ये जाहिर है कि बहुत मासूम है। चले वो कह देंगे, आपको क्या मसला। और फैमिली व्लॉगिंग में आखिर दिखाया भी क्या जा रहा है। मॉर्निंग रूटीन बेडरूम से शुरू होती है, चाहे आपकी बीवी सो रही हो। उसके बाद आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो अम्मा किचन में खाना बना रही होती हैं, और जो बहन है वो तैयार हो रही होती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसके अंदर प्राइवेसी कहाँ है। ऐसे तो आप एक काम करें, अपने घर के दरवाजे खोल दें, कोई भी आए जाए देखता हुआ और झांकता हुआ चला जाए। दोस्तों, अगर तो ये व्लॉगर्स ये सोचते हैं कि आज अपलोड करने के बाद या आज कोई ऐसी क्रिंज हरकत करने के बाद लोग भूल जाएंगे, लोग कभी भी नहीं बोलते। एक बार आपने कुछ भी अपलोड कर दिया, जिंदगी भर उसका डिजिटल फुटप्रिंट रहता है। अगेन वही बात आ जाती है कि इनके बच्चे बड़े होके क्या सोचेंगे। और उसके बाद थंबनेल्स तो देखो, किसी भी थंबनेल में क्लोजअप फीमेल के मुंह पर होगा, और इस तरीके का वाहियात टेक्स्ट लिखा हुआ होगा कि ना चाहते हुए भी बंदा क्लिक कर जाए। बहुत सारे रेड एरोज किसी भी एक अजीब सी चीज पे पॉइंट आउट हो रहे होंगे एग्जैजुरेटेड एक्सप्रेशंस के साथ। ये कंटेंट है या ऑब्जेक्टिफिकेशन। और मजे की बात तो ये है कि जितने भी व्लॉगर्स हैं ये लोग जानते हैं कि इनके व्यूज सिर्फ और सिर्फ इनकी घर की औरतों की वजह से आ रहे हैं। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी पर ये तल्ख हकीकत है। अब ये पुरानी बातें हो गई कि औरतें घर की इज्जत हुआ करती हैं। अब तो उनको व्लॉग में लाओ, उनको बाहर निकालो, बगैर दुपट्टे के निकालो और व्यूज लो, उनको पैसे कमाने का जरिया बनाओ। वो इन व्लॉगर्स की ATM मशीन बन चुकी हैं। और जब थोड़े बहुत व्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद शुरू होता है फेक लाइफ स्टाइल। ये अपनी एम्बेरसमेंट मिटाने के लिए आपको
दिखाते हैं कि हम तो व्लॉगिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये दिखाते हैं कि हमने बड़ा घर ले लिया, हमने बड़ी गाड़ी ले ली, हमारे पास तो लेटेस्ट फोन है, पर ये हकीकत नहीं है। चलो और थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं। व्लॉगिंग में कम से कम 50,000 से लेके 1.5 लाख तक यूट्यूब एडसेंस से आ जाता है, और अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो 1 से 3 लाख तक आप महीने में कमा सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं। तो एवरेज मंथली इनकम 2 से 4 लाख के दरमियान ही होती है। ये अपनी वीडियो में दिखाते हैं लेटेस्ट फोन जो कि कम से कम 4 से 5 लाख तक का होता है, डिजाइनर क्लोथ जो कि 1 लाख से 3 लाख तक के होते हैं, और लग्जरी कार्स वो तो 1 करोड़ तक को टच कर रही हैं। तो मेरी मैथ्स कुछ काम नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग आखिर करते क्या हैं। ये जाते हैं रेंट अ कार के पास, 10,000 पर डे पे आपको कोई भी अच्छी गाड़ी मिल जाती है। पहले उसकी वीडियो बनाओ, उसका एक बहुत खूबसूरत सा थंबनेल बनाओ और उस पे लिखो न्यू कार अराइवल। अब इस कार को देखो, इसकी नंबर प्लेट है 74134। ठीक है, अब इस भाई ने भी वही सेम कार खरीदी है 74134। ठीक है, अब इस भाई ने भी वही सेम कार खरीदी है। या फिर मेरी बेगम ने मुझे ये गिफ्ट दिया, या मेरे शौहर ने मुझे ये गिफ्ट दिया, या अम्मी के लिए नई गाड़ी, और वीडियो शूट करते हैं कि हमारी नई गाड़ी आ चुकी है, और अगले 24 घंटे बाद उसी गाड़ी को जाकर सही सलामत वापस कर देते हैं। डिजाइनर ब्रांड से ये कोलैबोरेशन करते हैं, उनसे कपड़े मांगते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, और उनको वो कपड़े उनको वापस करने होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये कपड़े वो खरीद चुके हैं। ये ज्यादातर उन्हीं दुकानों से कपड़े खरीदते हैं जहां पे ये रिटर्न करवा सकें। किसी भी बड़े आउटलेट पे जाएं तो उनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, तो सबसे पहले ये जाके देखते हैं कि आखिर रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं। अगर तो रिटर्न पॉलिसी है, घर पे लाओ, पहनो, तस्वीरें बनाओ, वीडियो बनाओ, और 1 हफ्ते बाद जाके वापस कर दो। तो इतनी लंबी तमीद बांधने का मकसद क्या है? बेसिकली ये इम्पैक्ट कर रहा है आप लोगों की लाइफस्टाइल पे। ये इम्पैक्ट करता है उन लोगों की लाइफस्टाइल पे जो उनको देख के सोचते हैं कि हम क्यों ये चीज क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, हम कोई इतनी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और इसी की वजह से आप लोन में जाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, आप डेट में चले जाते हैं। इसे हम फोमो का भी नाम दे सकते हैं। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इस व्लॉगिंग की वजह से 40% तक डिप्रेशन के मरीज बढ़े हैं, एंजाइटी में 35% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और फाइनेंशियल स्ट्रेस तो 50% तक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं अपनी रियल लाइफ को इन फेक इन्फ्लुएंसर की लाइफ से। क्योंकि एक आम आदमी की सैलरी तो 30,000 से लेके 50,000 तक होती है। वो दिन रात काम करता है और रात में घर आके ये व्लॉग देखता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। और ये व्लॉगर्स को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि उनके देखने वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनके पास कोई भी कंपनी चले जाए कि उनका हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, तो ये प्रमोट भी कर देते हैं, ना वो किसी भी इदारे से वेरीफाई होता। और फाइनेंशियल एप्स का केस तो रिसेंटली ही आपके सामने आया है। बहुत से लोगों की स्किन तक खराब हो गई ये प्रोडक्ट्स यूज करके, बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब हो गई ये फाइनेंशियल एप्स यूज करके। बट व्लॉगर्स को क्या, उनको तो पैसा चाहिए। जब तक आपके पैसे डूबेंगे तब तक वो कोई दूसरी डील साइन करके बैठे होंगे। और इन सब चीजों से जब पेट नहीं भरता तो फिर ये लोग अपना कोर्स भी निकाल देते हैं कि 500 रुपए दो और हमारा कोर्स लो, और वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमें तो किसी पैसे की जरूरत भी नहीं, बट हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं। बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन रहा, क्योंकि हम पहले ही करोड़। अब आपको बनाने का टाइम फैमिली मेंबर कहा है तो फैमिली मेंबर बन के जाएंगे। आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी। अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े। उंगली के 5 उंगली है ना, यहाँ पे आपको ब्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज रजब सिस्टोलॉजी की जुल्फिकार खत्म, छोटा बोल कोई नहीं मिलेगा। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंसान के लिए। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। your entire life. You will get a money making
और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इन व्लॉगर्स को पता है कि ये गलत कर रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं है या कमाने का जरिया नहीं है, ये एक फ्रॉड है। और फिर इन सब के बाद इनकी भूख यहाँ भी खत्म नहीं होती, इनकी भूख अब शुरू हो जाती है व्यूज की, लाइक्स की, कमेंट्स की। जब इनकी वीडियोस पे लाइक्स व्यूज कम आने शुरू हो जाते हैं तब ये मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर ये उसके बाद ऊट पटांग हरकतें करना शुरू करते हैं जिनसे इनके व्यूज बढ़े। कभी ये लोग तलाक का ड्रामा करते हैं तो कभी ये प्रैंक बनाते हैं कि आओ आज अपने अम्मा को बेवकूफ बनाया जाए। यहाँ तक कि ये लोग ओवर एक्टिंग भी बहुत करते हैं। थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखा आएगा मेडिकल इमरजेंसी, अम्मा स्ट्रेचर पे लेटी होंगी, अब्बा की भी एक्सप्रेशन बदले हुए होंगे और जब वीडियो के अंदर जाओ तो पता चलता है कि ये तो नॉर्मल रूटीन चेकअप था। डस्ट रीजन ये 2 जगह के मंडी लगे हैं, मिट्टी इकट्ठा यकीन करो मेरे अंदर ना पॉपुलेशन सारी गई चली। इनकी जिंदगी शुरू कैमरे से होती है, खत्म कैमरे पे होती है और इसी कैमरे की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। व्यूवर्स को लगता है कि वो व्लॉगर को जानते हैं, व्लॉगर आपका जो भी कह रहा है वो सच बोल रहा है। अबे वो झूठ बोल रहा है, वो तुमको बिल्कुल भी नहीं जानता और जो भी बात वो आपको व्लॉगिंग के जरिए बता रहा है उसको पहले चेक करो, इनसे सवाल करो। 60% लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर बैठते हैं इनके ऊपर और फिर कर्जों में डूब जाते हैं या फिर किसी मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। और अगर कोई कमेंट्स में जाके इनसे हिसाब मांग ले या वैलिडेशन मांग ले तो ये फौरन से जाके उसको डिलीट कर देते हैं और उसको लेबल दे देते हैं हेटर्स का। इनको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक, नो हेट कमेंट, नो क्रिटिसिज्म अलाउड। तो आखिर क्या करना चाहिए व्यूअर्स को? सवाल करो, अंधा एतबार बिल्कुल भी मत करो, रियलिटी चेक करो, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इनको बनाने वाले भी तुम हो और इनको नीचे गिराने वाले भी तुम ही होगे। और अगर कोई भी व्लॉगर इस वक्त मेरी वीडियो ये देख रहा है तो अभी भी देखो देर नहीं हुई है। अपने अकल के घोड़े संभालो, अपनी घर की औरतों की इज्जत बचाओ और ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ताउम्र चलता रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 5 साल में ये फैमिली व्लॉगिंग खत्म हो जाएगी और अगर नहीं होगी तो हम बैठे हैं ना। और आजकल के जितने भी यंग पेरेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन व्लॉगिंग के चंगुल से बाहर निकालो, उनको बचपन से ही इन चीजों से दूर रखो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को जरूर समझ आई होगी। इसी टॉपिक को कनेक्ट करती हुई मेरी पहली वीडियो भी है, वो भी जाकर जरूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।